आदित्य ने कहा। देवराज प्रभाकर, कहीं ये इंद्रनील प्रभाकर का रिलेटिव तो नहीं है? ओरियन दरवाजा खोलकर जा चुका था। दोनों भाई अचंभे में थे। रात को उनसे कोई मिलने के लिए आया था। वो दोनों हॉल में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। यतीश आर्यन नहीं सोए थे। लाइट्स ऑन देखकर वो लाइट्स ऑफ करने के लिए बाहर आए। दोनों भाइयों को देखकर वो उनके पास आकर बोले, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी आवाज सुनकर दोनों ने उन्हें देखा। अश्वथ ने कहा, कोई मुझसे मिलने आए हैं। यतीश आर्यन ने कहा, तो कल का अपॉइंटमेंट ले लेते, घर में पर्सनली मिलने के लिए आ गए। आदित्य ने कहा, वही तो चाचू, मिलने आए हैं, वो भी रात को। रात को उल्लुओं का जागने का काम होता है, हमारा नहीं। अश्वथ ने कहा, मजाक का वक्त नहीं है। आदित्य ने कहा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। इतनी रात को मिलने कौन आता है, वो भी देवराज प्रभाकर? सरनेम से ही पता चल रहा है कि ये इंद्रनील प्रभाकर का रिलेटिव है। जरूर आर्म्स के लिए ही आ रहे होंगे। यतीश आर्यन ने पूछा, आर्म्स के लिए? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है? लेकिन ऐसा कभी तो नहीं हुआ कि कोई उसके लिए घर तक आ जाए। मुझे कुछ गलत होने की फीलिंग आ रही है। मैं भी यहीं पर रुकता हूँ। आदित्य ने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहा, सेम फीलिंग मुझे भी आ रही है। दिल धक धक कर रहा है। भाई, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अश्वथ ने हाँ में सिर हिला दिया। उसका दिल भी घबराया हुआ था। आदित्य ने कहा, हम तीनों के दिल के साथ यही हो रहा है। मतलब सच में गड़बड़ होने वाली है। तीनों दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ओरियन देवराज प्रभाकर के साथ आया। देवराज प्रभाकर ने सफेद रंग का कुर्ता और पजामा पहन रखा था। आंखों में नजर का चश्मा लगा रखा था। उनके बालों में बढ़ती उम्र का प्रभाव दिख रहा था। उनके बाल हल्के सफेद हो गए थे। आदित्य ने कहा, चाचू, ये आपकी तरह बालों में कलर नहीं करते हैं, इसलिए बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। यतीश आर्यन ने कहा, मैं अपने बालों में कलर नहीं करता। आदित्य उन्हें देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। देवराज प्रभाकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। वो अश्वथ को देखने लगे, जो उन्हें ही जांचती नजरों से देख रहा था। उन्होंने कहा, मेरा नाम सुनकर तो पता चल ही गया होगा। मैं इंद्रनील प्रभाकर का मामा हूँ, देवराज प्रभाकर। आदित्य ने पूछा, आप उसके मामा हो? हमें लग रहा था कि आप उसके डैडी हो। फिर आप दोनों का सरनेम एक ही क्यों है? अश्वथ ने उसे अपनी आंखों के कोनों से देखा। वो चुप हो गया। यतीश आर्यन ने कहा, अब सारे सवाल खड़े खड़े करने हैं। कोई आया है, उसे बैठने के लिए भी तो बोलो। अश्वथ सामने से हट गया और बोला, बैठकर बात करते हैं। देवराज प्रभाकर आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में पांचों आदमी वहां बैठे हुए थे। चारों देवराज प्रभाकर पर नजरें जमाए हुए थे। देवराज प्रभाकर ने कहा, मैं भी आप लोगों की तरह ही इंसान हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे ऐसे घूर कर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने अपनी नजरें हटा लीं। अश्वथ ने पूछा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? देवराज प्रभाकर ने सीरियस होते हुए कहा, मेरा भांजा तुमसे आर्म्स लेकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने आर्म्स टेररिस्ट को सप्लाई करते हो। उसने पूरी प्लानिंग कर ली है। उन्होंने सारी बातें बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो सब उनकी बातें सुन रहे थे, उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थीं। आदित्य ने पहले रिएक्ट करते हुए कहा, व्हाट? भाई, हमें टेररिस्ट का टी तक नहीं पता, यहाँ हमें फंसाने की साजिश चल रही है। अश्वथ का चेहरा सख्त हो गया था। उसने अपनी कठोर आवाज में पूछा, आप अपने भांजे की मदद नहीं कर रहे हैं? उन्होंने नहीं में सिर हिला दिया और कहा, तुम लोग उसे आर्म्स सप्लाई करो। उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बताकर अलर्ट करना चाहता हूँ, अगर उसे आर्म्स सप्लाई कर दिए तो वो तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। उन्हें समझ आ रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो एक पल नहीं लगेगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सालों से मेहनत से कमाई इज्जत, शोहरत, सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। यतीश आर्यन ने कहा, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहता है? हमें नहीं लगता कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है। देवराज प्रभाकर ने कहा, आप लोगों ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। जिसने गलत किया है वो इस दुनिया में नहीं है। अश्वथ उनकी बात समझ गया था। उसने कहा, आप मिस्टर आर्यन की बात कर रहे हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर आदित्य और यतीश आर्यन की आंखें फैल गईं। आदित्य ने कहा, भाई, आप ही बोल रहे थे ना
कि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी रिस्पेक्ट करो। क्या खाक रिस्पेक्ट करेंगे? उनके गुनाहों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही है। अश्वथ ने उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर सामने देखकर पूछा, आप पूरी बात बताएंगे? यतीश आर्यन ने कहा, यहाँ पर हम कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं अश्वथ, तुम्हें इसी वक्त एक्शन लेना होगा। आदित्य ने कहा, हमने एक्शन ले लिया है, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की है। अब तक तो उसके पास मेल भी पहुंच गया होगा। अब उसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से उसकी सोच भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ओरियन ने कहा, पर वो चाहता क्या है? मतलब गलती तो मिस्टर आर्यन की है ना? आदित्य ने कहा, कुछ लोगों का दिमाग घुटनों में होता है, उन्हें कम समझ आता है। जिसने गुनाह किया होता है उससे बदला लेने की जगह उनसे बदला लेते हैं जो खुद विक्टिम होते हैं। ये आदमी भी उसी कैटेगरी में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेंटली सिक है। भाई आप क्या सोच रहे हो? आपको अभी ओरियन और सेल्वन को भेजना चाहिए। उसे इस दुनिया से ही गायब कर दो। ये सुनकर देवराज प्रभाकर ने जल्दी से कहा, ऐसा मत करना, उसे बस तुम लोगों को लेकर गलतफहमी है। उसकी माँ ने उसके मन में तुम लोगों के लिए भी जहर भर दिया है। अश्वथ ने पूछा, उसकी माँ ने? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। आप उसके प्लान के बारे में हमें बता भी रहे हैं और ये भी नहीं चाहते हैं कि हम उसे कोई नुकसान पहुंचाएं। देवराज प्रभाकर ने अपना सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारी सौतेली माँ जैना कैसी औरत थी ये तो तुम लोग अच्छे से जानते हो ना। उनका जिक्र सुनकर अश्वथ और आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। ओरियन और यतीश आर्यन भी हैरान थे। देवराज प्रभाकर ने कहा, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। उसकी साजिश का शिकार मिस्टर आर्यन और मेरी बहन हुई थी। तुम्हारे पिता को तो यही लगता था कि वो जैना के साथ थे, पर ऐसा नहीं था। उस औरत ने मेरी बहन का इस्तेमाल किया था अपने पाप को नाम देने के लिए। वो औरत इस हद तक गिर गई थी। तुम्हारे पिता को तो बहुत बाद में पता चला होगा कि जिस बच्ची को वो अपना समझ रहे थे वो उनकी औलाद थी ही नहीं। लेकिन उस औरत की साजिश का फल मेरी बहन की जिंदगी में आ गया था, इंद्रनील के रूप में। ये सुनकर अश्वथ और आदित्य को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा। ओरियन और यतीश आर्यन का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आदित्य ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने अश्वथ को देखा और कहा, भाई माना कि वो आदमी बहुत घटिया थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे ना। मतलब जानते बूझते हुए किसी की जिंदगी बर्बाद करना। उन्होंने उसे क्यों नहीं अपनाया? जब किसी और की औलाद को अपना नाम दिया, ये भी कर लेते। देवराज प्रभाकर ने कहा, मैंने शुरू में ही कहा कि उसे नहीं पता था। उसके हिसाब से तो जैना उसके साथ थी। अश्वथ अपने मन में उनकी बातों को कैलकुलेट कर रहा था। उसने कहा, मतलब इंद्रनील हमारा भाई है? यतीश आर्यन ने कहा, सौतेला भाई है। अश्वथ ने कहा, जैसा भी है भाई है। आदित्य ने कहा, हाँ, जो हमें बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि हम उस इंसान के बेटे हैं जिसका वो खुद भी बेटा है। अश्वथ ने देवराज प्रभाकर को देखा और कहा, आप क्या चाहते हैं? ये सब जानने के बाद मैं कैसा रिएक्ट करूंगा या फिर क्या करूंगा? देवराज प्रभाकर ने कहा, जैना ने हमारी जिंदगी बद से बदतर कर दी थी। मेरी बहन को लगता था कि इसमें तुम्हारे पिता का भी हाथ है। वो उसके पास गई थी, पर वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद वो उससे बदला चाहती थी। जैसे ही अश्वथ ने ये सुना तो उसके दिमाग में स्पार्क हुआ। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें चलने लगीं। जब वो अपनी माँ के लिए मिस्टर आर्यन के पास गया था, उसने उसी की तरह एक औरत को देखा था जिसने एक नवजात बच्चे को पकड़ रखा था जो तारुश आर्यन से मिलना चाहती थी। तो क्या वो औरत इंद्रनील की माँ थी जिसे उसके साथ ही गेट से बाहर निकाल दिया गया था? देवराज प्रभाकर ने आगे कहा, उसने इंद्रनील के मन में अपनी नफरत की चिंगारी छोड़ दी। वो शुरुआत से ही बस यही कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो तुम सबको बर्बाद कर सके, अपना बदला ले सके, क्योंकि उसे कोई नाम नहीं मिला। कहा जाए तो वो तारुश आर्यन की नाजायज औलाद बनकर रह गया, जिसकी ना कोई पहचान थी, ना ही उसके पीछे उसके बाप का नाम। ये सुनकर अश्वथ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उनकी बात सुनकर आदित्य, यतीश आर्यन और ओरियन भी चुप थे।
देवराज प्रभाकर ने कहा। तुम लोगों के पास तो तुम्हारा परिवार भी था, तुम्हारे दादा तुम लोगों के साथ थे, तब भी तुम उस आदमी से इतनी नफरत करते हो। फिर मेरा भांजा कितना नफरत करता होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ। हो सकता है कि अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे तो वो समझ जाएगा। उसका इरादा तुम्हें बर्बाद करने का पक्का है। उसे यही लगता है कि तुम्हें बर्बाद करेगा तभी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। पर मुझे पता है, जब उसका गुस्सा शांत होगा, उसकी नफरत शांत होगी, तब उसे समझ आएगा और उसे अपने किए पर पछतावा होगा। वो जैसा भी है, आखिर इसकी रगों में भी वही खून बह रहा है जो तुम लोगों की रगों में है। तुम्हारे पिता को तो आखिरी सांस तक ये बात नहीं पता थी, पर तुम लोगों को पता है। वो जो करना चाहता है वो गलत है। अगर वो नहीं समझता है तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। तुम लोगों को उसके साथ जो करना है तुम लोग करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार खुद से पहले आता है और अपने परिवार के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। लेकिन तुम सही गलत जानते हो। शायद उसके दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद है। वो तुमसे मिलने से डरता है। शायद तुमसे मिलने के बाद उसका मन बदल जाए। फिर वो खड़े हो गए और बोले, मैं यही बताने आया था, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है कि वो तुम्हारे ही पिता का खून है तो तुम लोग उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। वो वहां से चले गए। यतीश आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया था। ओरियन उनके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इंद्रनील ने प्लानिंग कर ली थी। आदित्य और अश्वथ शौक में थे। जिंदगी में अश्वथ को पहली बार लग रहा था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसे अपने कंधों पर अपने पिता के गुनाहों का बोझ महसूस हो रहा था, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो उसका बोझ नहीं उठा सकता। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सुपर योद्धा पॉकेट एफएम स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड्स के लिए। थैंक यू।